विदेश से आने वाला पैसा किसके पास जाता है, किस काम में खर्च होता है और क्या उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ समाज सेवा के लिए होता है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा खेल भी छुपा होता है। भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेशी संस्थाओं से अलग अलग संगठनों तक पहुंचते हैं। सरकार का दावा है विदेशी फंड का इस्तेमाल पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है क्या कुछ संस्थाएं विदेशी पैसे का इस्तेमाल ऐसे कामों में कर रही थी जो देश हित के खिलाफ माने गए। क्या इसी वजह से सरकार अब लेकर आई है FCRA 2.0, एक ऐसा नया कानून जो विदेशी फंडिंग की पूरी व्यवस्था बदल सकता है। नमस्कार, तथ्यवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आज तथ्यवाणी की इस विशेष रिपोर्ट में हम बताएंगे FCRA आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, 2020 में क्या बदला, अब FCRA 2.0 में नया क्या है, सरकार इसे क्यों जरूरी बता रही है और विपक्ष व कई सामाजिक संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। FCRA आखिर है क्या। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये ऐसा कानून है जो तय करता है कि भारत में कौन व्यक्ति, कौन NGO, कौन संस्था और कौन संगठन विदेश से पैसा ले सकता है और किस शर्त पे ले सकता है। इस कानून का मकसद है विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत की राजनीति, सुरक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए न हो। 2014 से 15 में लगभग 40,000 से अधिक संस्थाओं के पास वैध FCRA लाइसेंस थे। 2026 में ये संख्या घटकर 14,455 रह गई है, यानी पिछले एक दशक में सक्रिय FCRA लाइसेंसों की संख्या में लगभग 64% की कमी आई। आपातकाल के दौर में पहली बार FCRA कानून लागू हुआ। उस समय सरकार को आशंका थी कि विदेशी ताकतें भारत की राजनीति और चुनावों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए विदेशी फंड पर निगरानी शुरू हुई। करीब 34 साल बाद नया FCRA एक्ट लागू हुआ। अब हर NGO को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो गया। विदेशी फंड की पूरी जानकारी सरकार को देनी अनिवार्य हो गई। फिर 2020 में सरकार ने कानून को और सख्त किया, सब ग्रांटिंग लगभग समाप्त किए। SBI नई दिल्ली की निर्धारित शाखा में FCRA खाता अनिवार्य किया, प्रशासनिक खर्च की सीमा कम की, आधार पहचान संबंधी प्रावधान, निगरानी बढ़ी। सरकार ने कहा इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन कई NGOs ने कहा इससे उनका काम मुश्किल हो जाएगा, इससे उनका काम मुश्किल हो गया। अब सवाल, जब 2020 में कानून पहले ही इतना सख्त हो चुका था तो फिर FCRA 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी, यही सबसे बड़ा सवाल है। सरकार का कहना है पिछले कुछ वर्षों में जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जहां विदेशी फंड के उपयोग पर सवाल उठे। कुछ संगठनों का लाइसेंस रद्द हुआ, कई मामलों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की। सरकार का दावा है कानून में कुछ ऐसी कमियां थी जिनका फायदा उठाया जा रहा था, इसलिए अब सरकार एक नया संशोधन लेकर आई है जिसे आमतौर पर FCRA 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर FCRA 2.0 में नया क्या है। क्या सिर्फ कागजी प्रक्रिया बदली है या फिर विदेशी फंडिंग की पूरी व्यवस्था बदलने की तैयारी है। आइए एक एक बदलाव को समझते हैं। विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर नया नियम। अब तक अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता था तो विदेशी फंड से खरीदी गई संपत्तियों को लेकर कई बार कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो जाते थे। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि किसी संस्था का FCRA पंजीकरण समाप्त या रद्द होता है तो विदेशी अंशदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है। सरकार का कहना है इससे यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का उपयोग कानून के अनुरूप हो। वहीं आलोचकों का कहना है इस व्यवस्था के दायरे और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता तथा पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी जरूरी है, यानी अब केवल बैंक खाते ही नहीं बल्कि विदेशी फंड से बनी संपत्तियां भी अधिक निगरानी के दायरे में आ सकती है। अब तक एक NGO को FCRA रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वो अपने स्वीकृत उद्देश्यों के भीतर अलग अलग सामाजिक कार्य कर सकता था। प्रस्तावित व्यवस्था में कार्य के उद्देश्य
को और स्पष्ट रूप से दर्ज कर दे तथा उसी के अनुरूप विदेशी अंशदान के उपयोग पर अधिक जोर दिया गया है। मतलब यदि किसी संस्था ने शिक्षा के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की है तो उस धन का उपयोग उसी घोषित उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। सरकार का कहना है इससे हर रुपए का हिसाब रखना आसान होगा। FCRA 2.0 के तहत विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्थाओं से अधिक विस्तृत विवरण मांगा जा सकता है, जैसे पैसा किस देश से आया, किस संस्था ने भेजा, किस परियोजना पर खर्च हुआ, कितना पैसा बचा और उसका उपयोग कैसे हुआ। सरकार का दावा है इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हर FCRA रजिस्ट्रेशन की एक तय वैधता होती है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार रिन्यूअल के समय संस्था के कार्य, विदेशी धन के उपयोग और अनुपालन की अधिक गहन समीक्षा की जा सकती है। यानी केवल आवेदन देना पर्याप्त नहीं होगा, रिकॉर्ड भी संतोषजनक होना चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन लेना मुश्किल और उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सरकार का कहना है अगर कोई संस्था विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल करती है या नियमों का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ कई कार्रवाई की जा सकती है, जैसे रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द हो सकता है, जांच बिठाई जा सकती है और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे वही सरकार का कहना है ईमानदार संस्थाओं को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आलोचकों का सवाल है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नियम इतने जटिल हो जाए कि छोटे सामाजिक संगठन ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो। जो भी संस्था विदेशी स्रोत से धन प्राप्त करती है उसे FCRA के नियमों का पालन करना होगा। भारत में काम कर रही हजारों संस्थाएं इस व्यवस्था के दायरे में आती है। अब तक आपने समझा FCRA 2.0 के बड़े बदलाव, लेकिन इन बदलावों को लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार कहती है ये राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता का मामला है। विपक्ष और कई सामाजिक संगठन कहते हैं कि ये नागरिक समाज के कामकाज को अनावश्यक रूप से कठिन न बना दे। कौन सही है, किसके तर्क मजबूत है, आइए समझते हैं। हर कानून के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष जो सरकार रखती है, वही दूसरा पक्ष जो विपक्ष रखता है। सामाजिक संगठन और कई विशेषज्ञ उठाते हैं। तो सवाल है क्या FCRA 2.0 राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा या क्या इससे नागरिक समाज की गतिविधियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। दोनों पक्षों को तथ्यों के आधार पर समझते हैं। सरकार का पक्ष, सरकार का कहना है विदेश से आने वाला हर रुपया पारदर्शी होना चाहिए। अगर कोई संस्था विदेश से धन लेती है तो उसको ये बताना होगा पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा, किस काम में खर्च हुआ और उसका परिणाम क्या रहा। सरकार का तर्क है ये केवल वित्तीय पारदर्शिता का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही का भी प्रश्न है। सरकार का यह भी कहना है अधिकांश संस्थाएं नियमों का पालन करती है, लेकिन कुछ मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई, इसीलिए निगरानी की व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। सरकार का दावा है ईमानदार संस्थाओं को परेशान करने का नहीं बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। दूसरी ओर विपक्ष और कई गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि अत्यधिक कड़े नियम छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के लिए चुनौती बन सकते हैं, जैसे अनुपालन का बढ़ता बोझ, कागजी प्रक्रिया में वृद्धि, विदेशी अनुदान मिलने में देरी, छोटे संगठनों के लिए सीमित संसाधन। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए जिनसे वैध सामाजिक कार्य प्रभावित न हो। यानी दोनों पक्ष पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग बताते हैं। भारत में हर वर्ष हजारों संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, गरीबों की सहायता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विदेशी अंशदान प्राप्त करती है। ये पैसा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की परोपकारी संस्थाओं तथा फाउंडेशनों से भी आ सकता है। सरकार का कहना है यदि धन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो रहा हो तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई आवश्यक है। FCRA 2.0 पर चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा विदेशी अंशदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन का है।
सरकार का कहना है यदि किसी संस्था का पंजीकरण समाप्त या रद्द हो जाता है तो उन संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अधिक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता और अपील की व्यवस्था भी स्पष्ट होनी चाहिए। यही बिंदु बहस का केंद्र बना हुआ है। यानी मुद्दा केवल विदेशी पैसे का नहीं है, बल्कि उससे बने संसाधनों के भविष्य का भी है। यदि आप विदेश से कोई निजी उपहार या परिवार की ओर से वैध व्यक्तिगत सहायता प्राप्त करते हैं तो वह हर स्थिति में एफसीआरए के दायरे में नहीं आता। एफसीआरए मुख्य रूप से उन संस्थाओं और संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त कर सार्वजनिक गतिविधियां संचालित करते हैं। हालांकि किसी विशेष मामले में कौन सा नियम लागू होगा, ये कानून और संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करता है। अब एक ऐसा आंकड़ा जो एफसीआरए 2.0 की पूरी बहस को समझने में सबसे ज्यादा मदद करता है। गृह मंत्रालय के एफसीआरए पोर्टल के अनुसार साल 2012 से अब तक कुल 52,159 बाकी संस्थाओं का लाइसेंस या तो रद्द हो चुका है या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। यही आंकड़ा बताता है कि पिछले एक दशक में एफसीआरए कानून का दायरा लगातार सख्त हुआ। सरकार का कहना है कि जिन संस्थाओं ने नियमों का पालन किया वे आज भी विदेशी फंड प्राप्त कर रही है। वहीं आलोचकों का कहना है कि बड़ी संख्या में लाइसेंस खत्म होने से कई सामाजिक संगठनों का काम प्रभावित हुआ। यानी यही वे बिंदु है जहां से एफसीआरए 2.0 पर सबसे बड़ी बहस शुरू हुई। इसलिए यह समझना जरूरी है कि एफसीआरए का उद्देश्य सामान्य बैंक लेन देन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि विदेशी अंशदान के नियमन से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अकेला देश है जो विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करता है, या क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे कानून मौजूद हैं? अमेरिका में विदेशी प्रभाव और लॉबिंग से जुड़े मामलों के लिए अलग अलग कानून हैं। उदाहरण के तौर पर फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA विदेशी सरकारों या संस्थाओं की ओर से राजनीतिक गतिविधियां करने वालों के लिए पंजीकरण और खुलासे की व्यवस्था करता है। वहीं चैरिटी और गैर लाभकारी संस्थाओं पर अलग कर एवं नियामकीय नियम लागू होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी विदेशी प्रभाव और पारदर्शिता से जुड़े कानून मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी हितों की ओर से की जा रही कुछ गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक रहे। ब्रिटेन में चैरिटी संस्थाओं की निगरानी के लिए चैरिटी कमीशन जैसी नियामक व्यवस्था है। इसके साथ ही विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलग कानूनी ढांचे भी मौजूद हैं। यानी विदेशी फंडिंग पर निगरानी केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में अलग अलग स्वरूप में व्यवस्था मौजूद है। लेकिन हर देश का कानून उसकी संवैधानिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार अलग होता है। क्या एफसीआरए 2.0 विदेशी पैसा पूरी तरह बंद कर देगा? नहीं। यदि कोई संस्था कानून के अनुसार पात्र है और सभी नियमों का पालन करती है तो विदेशी अंशदान प्राप्त करने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। दूसरा सवाल, क्या सभी एनजीओज अवैध हैं? बिल्कुल नहीं। भारत में बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या सरकार किसी भी एनजीओ को बिना कारण बंद कर सकती है? तो जवाब है, किसी भी कार्रवाई की प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुसार होती है। प्रभावित पक्षों के पास उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने का अधिकार भी होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर आधी अधूरी जानकारी वायरल हो जाती है, लेकिन किसी भी कानून को समझने के लिए उसका पूरा पाठ, सरकारी दस्तावेज और आधिकारिक अधिसूचनाएं देखना जरूरी होता है। अब सच्चाई ये है, किसी भी लोकतंत्र में विदेशी धन का प्रवाह पूरी तरह अनियंत्रित भी नहीं हो सकता और ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए जिसमें वैध सामाजिक कार्य अनावश्यक रूप से बाधित हो। यही कारण है कि एफसीआरए 2.0 पर चर्चा केवल कानून की नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक समाज के बीच संतुलन की भी है। अंततः किसी भी कानून की सफलता सिर्फ उसके प्रावधानों से नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष, पारदर्शी और समान क्रियान्वयन से तय होती है। विदेशी फंड देश के विकास का माध्यम भी बन सकता है और
यदि नियमों का पालन न हो तो विवाद का कारण भी। इसलिए सवाल केवल इतना नहीं कि पैसा कहां से आया, बल्कि पैसा कहां गया, कैसे खर्च हुआ और उसका हिसाब किसके पास है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशना एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।